हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने जो रहने वाला है प्रीवियस से जो एम्स रायपुर में पूछा गया पेपर के क्वेश्चन है, जिसमें शिफ्ट टू नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है और रायपुर एम्स 2017 का पेपर है। और इस पेपर में हम शिफ्ट टू या पार्ट टू के एफओएन के फंडामेंटल के वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रायपुर एम्स में 2017 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो एक एक करके हम वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, टू स्टेरिलाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज इज। मीन्स ये पूछा गया कि एक डिस्पोजेबल सिरिंज की हम बात करें तो उसको डिस्पोज करना है, सॉरी इसको क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज करना है तो कौन से मेथड से करेंगे, इसमें यही पूछा कि टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज, जो डिस्पोजेबल सिरिंज हॉस्पिटल में काम में लेते हैं उनको कौन से मेथड के द्वारा स्टेरिलाइज करना है, तो उस मेथड का नाम क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि प्लास्टिक आइटम है, सिरिंज है, वो सिरिंज कौन सा आइटम है, वो प्लास्टिक का सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, उसको कभी भी हम ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हट जाएगा। दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन, इससे भी हम नहीं करने वाले हैं, ये तो हम हॉस्पिटल वाले मेथड में कहीं भी यूज नहीं करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, यस ये काम में लेते हैं, बट ये सिरिंज को स्टेरिलाइज करने के काम में नहीं लेते। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कब काम में लेते हैं? मैं ये बोल दूं कि अल्ट्रावायलेट किसको बोलते हैं? सनलाइट को ही हम बोलते हैं। तो सनलाइट कहां कहां पे काम में ले सकते हैं? सनलाइट जैसे कि हम हॉस्पिटल में बात करना चाहेंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट के जो मैट्रेस है, गद्दे हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है, उनको स्टेरिलाइज करने के काम में ले सकते हैं। यदि हॉस्पिटल से आउटसाइड देखें, बाहर वाली सेटिंग में देखें, तो बोल सकते हैं कि बड़े बड़े समुद्र होते हैं, तालाब होते हैं, पानी के टैंक होते हैं, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है किससे? सनलाइट से या अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। हमने पढ़ा था थ्योरी में कि गामा रेडिएशन कहां कहां पे यूज आती है। हमारा पहले तो ये बात है कि डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। याद रहे कि गामा रेडिएशन मेथड से डिस्पोजेबल सिरिंज को क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज किया जाता है। इसी के साथ हम देखना चाहेंगे कि सर गामा रेडिएशन से और क्या क्या स्टेरिलाइज किया जाता है। जो भी हॉस्पिटल में सभी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उनको गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं सर्जिकल ब्लेड जिनको स्कैल्पेल्स बोल सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट कैनुला, नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं फोलिज कैथेटर, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स ईटीसी में बोल सकता हूं। हॉस्पिटल में मैंने बोला कि कैनुला है, दूसरा मैंने बात किया कि सर्जिकल ब्लेड है, फोलिज कैथेटर है, एनजी ट्यूब है। वो सभी पैकिंग आइटम जो हॉस्पिटल में काम में लेते हैं वो डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, उनको हम हमेशा गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज करते हैं। सर गामा रेडिएशन से कैसे करते हैं? एक बहुत बड़ा एक पैक स्पेस लेंगे, क्लोज स्पेस लेंगे और वहां पे सभी आइटम्स को रख देंगे जिसको स्टेरिलाइज करना है, और वहां पे रख के उनके बीच में से गामा रेडिएशन को गुजारेंगे तो सभी आइटम्स क्या हो जाएंगे? स्टेरिलाइज हो जाएंगे। तो याद रहे सभी डिस्पोजेबल नाम आता है, डिस्पोजेबल। और डिस्पोजेबल में मैंने 2-3 एग्जांपल बता दिए, जैसा कि मैंने बोला सर्जिकल ब्लेड हो सकता है, कैनुला हो सकता है, ठीक है, इसी के साथ में फोलिज कैथेटर हो सकता है। ये सभी आइटम्स, ठीक है, प्लास्टिक सिरिंज होती हैं, वो सभी किस मेथड से स्टेरिलाइज की जाएंगी? वो सभी गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज की जाएंगी। क्लियर? तो ये रेडिएशन मेथड है स्टेरिलाइज करने का। कौन सा मेथड है? रेडिएशन मेथड है। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन था, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपल have highest concentration of water in their body।
इसमें ये पूछा कि which among the following type of people have highest concentration of water in their body, कौन से प्रकार के लोग या कौन से टाइप के लोग जो अपनी बॉडी में हाईएस्ट कंसंट्रेशन रखते हैं किसकी, वाटर की। मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा पानी किसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूं, एक बहुत मोटा ताजा पर्सन है, एक बहुत दुबला पतला है। मोटे और दुबले में मीन्स मैं बोल सकता हूं एक ओबेज पर्सन है, एक लीन पर्सन है, थिन पर्सन है। दोनों में ही फर्क देखना चाहेंगे कि वाटर का लेवल कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, और उसमें भी मेल और फीमेल की अलग से बात करके चलने वाले हैं कि मेल में ज्यादा होगा कि फीमेल में ज्यादा होगा। तो याद रहे फैट मैन, जो फैट मैन होगा, फैट फीमेल होगा या मेल होगा, फैट में पानी का लेवल लोअर साइड रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन रहेगी, मतलब पानी की इसमें कमी रहती है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी यहां पे सही नहीं होने वाला है। लीन मैन हो सकता है, फैट वुमेन, फैट में तो कभी नहीं होने वाला। फैट में आप कभी भी ये दिमाग मत लगाना कि एक मोटा ताजा पर्सन है तो उसमें ज्यादा पानी हो सकता है। मोटे का मतलब ये समझो उसके शरीर में फैटी टिश्यू भरे हुए हैं, चर्बी बढ़ी हुई है, फैट डिपॉजिट हो रखा है, उसमें पानी की कमी होगी। एक पतले आदमी में ज्यादा पानी हो सकता है, दुबले पतले आदमी में मैं बोल दूं कि एक थिन पर्सन होगा, एक थिन पर्सन होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एक लीन पर्सन होगा। लीन का मतलब भी क्या होता है, पतला होता है, और थिन का मतलब भी पतला होता है। तो लीन पर्सन होगा कि दुबला पतला पर्सन होगा, मींस दोनों में ही बात करेंगे कि उनमें ज्यादा पानी की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन यहाँ पे फर्क देखना है कि सर लीन मैन है और यहाँ पे वुमेन है, मैन और वुमेन में दोनों को किसको प्रायोरिटी देंगे। तो याद रहे यहाँ पे कि हमेशा लीन मैन को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मेल में ज्यादा पानी होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में क्या होता है, फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं, फीमेल में फैटी टिश्यू ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा जमा होता है, मेल में फैट कम होता है और पानी ज्यादा होता है। तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि एक मेल पर्सन होगा और दुबला पतला होगा, लीन होगा, थिन होगा, उसमें पानी का कंसंट्रेशन हायर साइड होगा हमेशा। क्लियर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है कि लीन मैन, या बोल सकता हूं कि मेल पर्सन में ज्यादा पानी होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन मेल पर्सन, वो भी लीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सभी में एक रॉन्ग स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट क्या है, इसमें एक गलत स्टेटमेंट क्या है, तो कौन सा एक गलत स्टेटमेंट होगा। सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। न्यूबॉर्न हैव ए रैपिड पल्स रेट, न्यूबॉर्न एक रैपिड पल्स रखता है क्या, यस रखता है। मोर देन 100 पल्स किसमें होती है, न्यूबॉर्न में होता है। मींस एक अडल्ट में पल्स रेट कम होगी और एक छोटे बच्चे में ज्यादा होगी। इसका मतलब ये तो सही बात है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहां पे गलत बात कौन सी है वो हमारे को आंसर देना है, ये तो सही बात है। मेन हैव हायर पल्स देन वुमन, वुमन के कंपेयर में एक मेल पर्सन वुमेन के कंपेयर में ज्यादा पल्स रखता है, ये भी सही बात है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इंक्रीज द पल्स रेट, यस एक्सरसाइज, यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम रनिंग करते हैं, देन हमारी बॉडी की पल्स रेट होगी, हार्ट की एक्टिविटी होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, मींस पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, मींस ये भी पॉइंट सही है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे को तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पे देखना होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इंजेक्शन ऑफ मील को स्लाइट इंक्रीज इन पल्स रेट। इंजेक्शन मील मतलब ये इसने ये बोला, चौथे ऑप्शन में क्या बोला कि एक पर्सन क्या करता है, खाना खाता है। इंजेक्शन ऑफ मील का मतलब खाना खाता है, खाना खाता है। इंजेक्शन ऑफ मील को स्लाइट इंक्रीज इन पल्स रेट, एक खाना खाता है, एक पर्सन खाना खाता है, खाना खाने से क्या उसकी पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, नहीं इंक्रीज नहीं होगी, मतलब ये गलत पॉइंट है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की बातें हैं, समझेंगे
कैसे समझ सकते हैं इस बात को? याद रहे आपको एक पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक दो बात समझनी होंगी, आपने पढ़ा होगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कब होती है? जब हम फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं तो उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में क्या क्या शामिल है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारी कार्डियक एक्टिविटी, हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? हमारी जीआईटी मूवमेंट, जीआईटी के फंक्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। याद रहे हम यदि खाना खा रहे हैं तो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और पैरासिम्पेथेटिक जब जब इंक्रीज होगा तो सिंपैथेटिक क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रहे जब हम खाना खा रहे हैं तो हार्ट का एक्टिविटी, रेस्पिरेशन का एक्टिविटी कम होगा और इंटेस्टाइन का, जीआईटी का एक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खाना खाएंगे तो मैंने बोला खाना खाएंगे तो पैरासिम्पेथेटिक तो बढ़ जाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। मतलब हार्ट रेट कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, स्लाइटली चेंजेस होगा, बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। मतलब लेकिन हम थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो याद रहे कि सर खाना खाएंगे, खाना जब खाते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, और वेगस नर्व स्टिमुलेट जब जब होती है पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी जब जब बढ़ेगी तब तब सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। देन क्या होगा? पल्स रेट कम हो जाएगा। पल्स रेट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, स्लाइटली कम होगा। इसका मतलब ये गलत पॉइंट है, इसमें ये बोला इंजेक्शन ऑफ मील कोजेज स्लाइट इंक्रीज इन पल्स रेट। स्लाइट इंक्रीज नहीं होगा, स्लाइट डिक्रीज होगा पल्स, मतलब ये पॉइंट गलत है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा डी ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी खाना खाते टाइम तो पल्स रेट डिक्रीज होगी, इसने बोला इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? केयरफुली रीड करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। The type of fever in which the temperature fluctuate more than 2 degrees centigrade all above normal during a 24-hour period is। इसने एक डेफिनेशन बोला, और डेफिनेशन ये पूरी की पूरी लाइनों में डेफिनेशन है, और इसका आंसर क्या होगा? ये किस चीज की डेफिनेशन है? तो किस चीज की डेफिनेशन होगी? क्या ये इंटरमिटेंट फीवर की डेफिनेशन है? क्या रेमिटेंट फीवर की डेफिनेशन होगी? क्या ये रिकरेंट फीवर की डेफिनेशन होगी? क्या ये रिलैप्सिंग फीवर की डेफिनेशन होगी? तो सुनना ध्यान से, ये डेफिनेशन होगी रेमिटेंट फीवर की। किसकी? रेमिटेंट फीवर की। और रेमिटेंट फीवर देखने को मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये देखने को मिलता है कहां पे? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है रेमिटेंट फीवर। और रेमिटेंट फीवर की डेफिनेशन क्या कहती है? इसमें कुछ पॉइंट्स कम लिखे हुए हैं। एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है रेमिटेंट फीवर की? इसमें होगा कि द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए डे बट नॉट कम्स नॉर्मल इन ए डे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। fluctuation of temperature more than 2 degree centigrade in a day but not comes normal in a day। मतलब इसने ये बोला कि फ्लक्चुएशन होगा टेम्परेचर का, 2 डिग्री से ज्यादा होगा, 2 डिग्री से ज्यादा ऊपर नीचे टेम्परेचर होगा, लेकिन नॉर्मल तो नहीं होगा। वो किस चीज की डेफिनेशन होगी? वो होगी रेमिटेंट फीवर की डेफिनेशन। इसी के साथ मैं कंटिन्यूअस फीवर की डेफिनेशन बोलना चाहूंगा। इसमें मैंने मोर देन 2 डिग्री बोला, इसमें नॉट मोर देन 2 डिग्री बोलते ही कंटिन्यूअस फीवर की डेफिनेशन हो जाएगी। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए डे बट नॉट कम्स नॉर्मल इन ए डे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर इज सीन इन टाइफाइड, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल फीवर। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, द फ्लक्चुएशन, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं किसकी? रेमिटेंट फीवर की। और रेमिटेंट फीवर ही यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर की डेफिनेशन क्या होती है? फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर more than 2 डिग्री सेंटीग्रेड in a day but not comes normal in a day। normal in a day का मतलब यहाँ पे 24 आवर लिखा हुआ है। ठीक है,
वो नॉर्मल तो नहीं होता लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। इसको रेमिटेंट फीवर बोल के चलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, रेमिटेंट फीवर। तो याद रहे रेमिटेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे डेफिनेशन रेमिटेंट और कंटिन्यूअस फीवर की, दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इसमें तो मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड आता है और उसमें नॉट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, वो कंटिन्यूअस फीवर की डेफिनेशन हो जाती है। Remittent fever most of seen in infective endocarditis, but continuous fever is seen in typhoid fever. Clear? तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहेगा? द एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर, इसमें इन सभी में बेनिफिशियंस है, बात को समझने की कोशिश करना। इसने क्वेश्चन तो क्या पूछा है, द एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग में एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या है, मींस इनमें सभी एथिकल प्रिंसिपल हैं जो हम नर्सिंग फील्ड में काम में लेंगे, जब हम पेशेंट केयर करेंगे तो काम में लेंगे, बट इनमें से कोई एक नहीं है, इनमें से सब है लेकिन एक नहीं है। क्या बेनिफिशेंस है? यस, बेनिफिशेंस है। डूइंग गुड टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए अच्छा करना, बेनिफिशेंस। म्यूटीज में चुप रह जाना, ये भी एक ही क्या है, प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल है। फिडेलिटी, ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है। सॉरी, वेरिसिटी, फिडेलिटी, वेरिसिटी, ये सभी क्या है, एथिकल प्रिंसिपल। लेकिन म्यूटीज में ये ठीक है, एक ही बोल सकते हैं म्यूट रहना सबसे अच्छी समझदारी है, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं होगा। नर्सिंग एथिकल में नहीं जोड़ा गया इसको, तो किस किस को जोड़ दिया, बेनिफिशेंस को जोड़ा, फिडेलिटी को जोड़ा, वेरिसिटी को जोड़ा। तो याद रहे कि यहां पे बेनिफिशेंस होगा, फिडेलिटी होगा, वेरिसिटी होगा, लेकिन म्यूटीज में नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन यहां पे नहीं होने वाला है। तो बी ऑप्शन किसमें नहीं है, द एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन, चारों में से म्यूटिज्म को हटा दो, म्यूटिज्म को हटा दो चारों में से। म्यूटिज्म में नोट ए एथिकल प्रिंसिपल, म्यूटिज्म में इज नोट ए एथिकल नर्सिंग प्रिंसिपल। तो म्यूटिज्म को हटा दिया तो ए सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। तो अपना कौन सा करेक्ट होने वाला है, ए सी और डी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्या, ए बेनिफिशेंस है, सी फिडेलिटी है, डी वेरिसिटी है। बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन का मतलब क्या होगा, यहां पे ये नहीं होने वाला है। क्लियर? तो ए सी डी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एक नर्सिंग प्रोफेशन में एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, बेनिफिशेंस भी होता है, फिडेलिटी भी होता है, वेरिसिटी भी होता है, लेकिन म्यूटीज में नहीं होता। तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज पास प्रोपोज्ड इन, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईएनसी, आईएनसी जो एक्ट है वो कब पास हुआ, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल पहले तो बात करेंगे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहां पे है, दिल्ली में है। इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहां है, तो हेड ऑफिस की बात करेंगे आईएनसी, वो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है। दूसरा हम बात करेंगे ये प्रपोज्ड कब हुआ, एक्ट कब लागू हुआ, तो बात करेंगे क्या 1945 में हुआ, 1947 में हुआ, 1958 में हुआ, 2001 में हुआ। कौन से सन में हुआ, तो सभी को याद होना चाहिए 1947, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आईएनसी एस्टैब्लिश हुआ, प्रपोज्ड हुआ 1947। कहां पे हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, हेड ऑफिस कहां पे है, वो न्यू दिल्ली में है। तो याद रखने की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आईएनसी से रिलेटेड, जिसका ऑफिस मैंने बता दिया, हेडक्वार्टर बता दिया, और इसका प्रपोज कब हुआ है, 1947, 1947 में हुआ। क्लियर? यदि हम इसके हटके WHO की हम बात करेंगे तो WHO कब हुआ था,
WHO हुआ था 1948 में। याद रहे WHO कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 1948। और 1948 में WHO के साथ साथ में ही क्या हुआ था? फैक्ट्री एक्ट भी लागू हुआ था। कौन सा एक्ट? फैक्ट्री एक्ट भी लागू हुआ था। तो याद रहे फैक्ट्री एक्ट 1948 1948, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 1948। ठीक है, नेक्स्ट 1947 में और क्या हुआ था? 1947 में ESIC का फुल फॉर्म क्या होता है? ESIC भी एस्टेब्लिश हुआ 1947 में। 1947 में दो चीजें लागू हुई, 1947 में INC और दूसरा ESIC। क्लियर? ESIC का फुल फॉर्म क्या होगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो ESIC भी 1947 में 1947 में हुआ। तो यहां पे ये पूछा कि INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रपोज्ड कब हुआ? तो 1947 में हुआ। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में है। फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1948 में हुआ। WHO कब आया? 1948 में आया। और अपना ESIC कब स्टार्ट हुआ? वो 1947 में हुआ। तीन चार चीजें यहां पे क्लियर हो चुकी हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? केयरफुली रीड करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। The thermometer in which the result is seen within 45 seconds each। एक ऐसा थर्मामीटर का नाम बताओ जो कि 45 सेकंड में रिजल्ट देता है या टेम्परेचर को बताता है। तो ऐसे थर्मामीटर का नाम क्या होगा? याद रहे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का टाइमिंग पूछे, यदि टाइमिंग पूछता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को हम डिजिटल थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हम तीसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पर्सनल थर्मामीटर। पर्सनल थर्मामीटर। याद रहे तीनों क्वेश्चन याद रखना, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल थर्मामीटर, देन पर्सनल थर्मामीटर। क्लियर? सर डिजिटल थर्मामीटर से कितने टाइम में रीडिंग ले लेंगे टेम्परेचर की? वो होगा 1 मिनट। 1 मिनट में रीडिंग आएगी, 1 मिनट में रीडिंग ले सकते हैं। क्लियर? इसका टाइमिंग 1 मिनट होगा। हमारे को कितना देखना है? 45 सेकंड में कौन सा थर्मामीटर बताएगा? क्लिनिकल थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर, क्लिनिकल जो ग्लास वाला थर्मामीटर होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल, मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल, तो नाम आएगा क्लिनिकल थर्मामीटर या ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल में अलग अलग साइट का अलग अलग होता है, जैसे ओरल कैविटी से अलग होगा, एनल कैविटी से अलग होगा, और ओरल कैविटी, एनल कैविटी और एक्जिला तीन रूट होते हैं, तीनों में अलग अलग होता है। 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट। ठीक है, तो अलग अलग रहेगा, तो उसका टाइमिंग भी 1 मिनट से तो ज्यादा ही है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्पोजेबल टेम्परेचर, तो डिस्पोजेबल की बात कर सकते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर तो 5 to 10 सेकंड में बता देता है, ये तो बहुत कम टाइम में बता देगा। ठीक है, इसका मतलब अपने पास ऑप्शन बच जाता है कौन सा? डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। कौन सा? डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कि डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर होगा वो 45 सेकंड में रीडिंग बता देगा, टेम्परेचर को असेस कर लेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैंने बता दिया कि सर पर्सनल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल थर्मामीटर होता है उसका 1 मिनट फिक्स होता है, चाहे आप ओरल कैविटी से लेते हैं चाहे आप एक्जिला से लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, 5 मिनट तक लेता है, डिपेंड करता है आप साइट कौन सी चूज करते हो, टेम्परेचर टेकिंग साइट कौन सी चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मैंने बोला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर सबसे फास्ट रीडिंग देता है 5 to 10 सेकंड में। इसका मतलब एक ऑप्शन बचा डिस्पोजेबल मेम्ब्रेन थर्मामीटर। डिस्पोजेबल मेम्ब्रेन थर्मामीटर जो रीडिंग देता है टेम्परेचर की वो देता है 45 सेकंड में। करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सी ऑप्शन, डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन पूछा गया, क्या कि विच फेज ऑफ द कॉर्ड स्कोप साउंड, विच फेज ऑफ द कॉर्ड स्कोप साउंड। कॉर्ड स्कोप साउंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे कॉर्ड स्कोप साउंड क्या होता है। आपकी टारगेट हाई में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं कॉर्ड स्कोप की, तो कॉर्ड स्कोप साउंड क्या होता है इसमें ये पूछा। कॉर्ड स्कोप साउंड में ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक दो होते हैं, इसमें कौन सा पूछा है, इसमें डायस्टोलिक प्रेशर पूछा है। Which phase of the chord scope sound is defined as the diastolic pressure। सिस्टोलिक नहीं पूछा, यहां पे डायस्टोलिक प्रेशर पूछा है। सुनना ध्यान से, पहले तो हम बात करेंगे कॉर्ड स्कोप साउंड किसको बोलते हैं। कॉर्ड स्कोप साउंड किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। कॉर्ड स्कोप साउंड को हम फर्स्ट साउंड भी बोलते हैं, फर्स्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। याद रहे हम जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं पेशेंट का और हम एयर पुश कर रहे हैं, एयर पुश करने के बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे उस एयर को निकालते हैं। एयर निकाल रहे हैं और एक पॉइंट आता है जहां पे पल्स फील होती है और साउंड सुनाई देता है, उसको हम कॉर्ड स्कोप साउंड या फर्स्ट साउंड ऑफ ब्लड प्रेशर या फिर बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉर्ड स्कोप में डायस्टोलिक प्रेशर पूछा है, तो डायस्टोलिक प्रेशर के लिए कौन सा पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट करता है, डिफाइन करता है डायस्टोलिक प्रेशर को कॉर्ड स्कोप साउंड के लिए। द प्रेशर लेवल एट विच द फर्स्ट फेंट कंसिस्टेंट टेपिंग साउंड्स आर हिट, नहीं ये भी नहीं होगा। द टाइम ड्यूरिंग कफ डिफ्लेशन when a murmur swishing sound are heard, क्या बोला इसने, द टाइम ड्यूरिंग कफ डिफ्लेशन, कफ डिफ्लेशन करते टाइम एक मर्मर साउंड सुनाई देता है, स्विशिंग साउंड सुनाई देता है, वो होगा, नहीं होगा। द टाइम when a distinct abrupt muffing of sound is heard, नहीं ये भी नहीं होगा। द प्रेशर लेवल when the late regular blood pressure sound is heard and after which all sound disappear, ऑल साउंड डिसअपियर हो जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे अपना डी पॉइंट क्लियर है, मतलब डी पॉइंट सही है, ये डिफाइन कर रहा है किसको, कॉर्ड स्कोप डायस्टोलिक प्रेशर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सुनना ध्यान से, द प्रेशर लेवल व्हेन द लेट रेगुलर ब्लड प्रेशर साउंड इज हियर्ड, ब्लड प्रेशर साउंड सुनाई देगा। देन उसके बाद में क्या होगा, एंड आफ्टर विच ऑल साउंड डिसअपियर, इसके बाद में ऑल साउंड डिसअपियर हो जाएगा, दैट इज इंडिकेट द कॉर्ड स्कोप डायस्टोलिक प्रेशर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। द यूज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, यदि स्मेल की बात करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल की, तो हम स्मेल को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्शन बोलते हैं, ओल्फैक्शन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, द यूज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल टू गैदर डाटा इन फिजिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज, बात को समझने की कोशिश करना। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन करते टाइम में, डाटा कलेक्शन करते टाइम में कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, ओल्फैक्शन मेथड काम में ले रहे हैं। यूज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघ के स्मेल लेके हम एग्जामिन कर रहे हैं। एक हमारे सामने क्लाइंट है, पेशेंट है, क्या वो अल्कोहल पिया हुआ है, क्या हम उसको सेंस ऑफ स्मेल से पता कर सकते हैं? यस, हम सेंस ऑफ स्मेल से पता कर सकते हैं कि अल्कोहल पी रखी है नहीं पी रखी, तो उसको हम ओल्फैक्शन बोलते हैं स्मेल को। एक ही डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पेशेंट है, फ्रूटी लाइक स्मेल आएगा, फ्रूट लाइक स्मेल आएगी, तो हम बोल देंगे कि इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। इसका मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम स्मेल से, सुगंध से सूंघ के पता लगा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट को। उस एक ही टर्म को क्या बोलेंगे, सेंस स्मेल है, उस टर्म को क्या बोलेंगे, उस टर्म को बोलते हैं ओल्फैक्शन। यहां पे ओल्फैक्शन बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन तो हम स्टेथोस्कोप से
स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं, अस्कल्टेशन हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, पल्स का अस्कल्टेशन देख सकते हैं, हार्ट में हार्ट बीट का अस्कल्टेशन देख सकते हैं, वोवेल साउंड का अस्कल्टेशन देख सकते हैं, ठीक है, तो अस्कल्टेट कर सकते हैं, लंग्स को अस्कल्टेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट अपना रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है परकशन। परकशन हम किससे करते हैं? जो परकशन हैमर होता है उसकी हेल्प से करते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत है अपना। पाल्पेशन, पाल्पेट करके देखेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाम या हैंड से पाल्पेट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सेंस ऑफ स्मेल का मींस एक टर्म होगा ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन इज द प्रोसेस या मेथड टू एग्जामिन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन को देखने के लिए ओल्फैक्शन मेथड भी एक प्रोसेस होता है, उससे हम डाटा कलेक्शन करते हैं पेशेंट का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the widely used method to confirm the position of NG tube after insertion? इसमें यहां पे बोला है वाइडली यूज्ड। वाइडली यूज्ड का मतलब होता है सबसे ज्यादा। वाइडली यूज्ड मेथड, वाइडली यूज्ड मेथड का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में काम में लिए जाने वाला। मैं बोल सकता हूं कि कॉमन मेथड, सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला कॉमन मेथड वाइडली यूज्ड। वाइडली यूज्ड के ऊपर फोकस करना होगा। वाइडली यूज्ड की जगह यदि आ जाता बेस्ट कंफर्मेटिव, बेस्ट करेक्ट कंफर्मेटिव जांच करने के लिए या उसका प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट को चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज मिलेंगे, तो वहां पे तो चेस्ट एक्सरे होगा, वहां पे तो एक्सरे आएगा। एक्सरे से हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेट कर सकते हैं, एक्यूरेट। दूसरा करेक्ट प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं, करेक्ट प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनजी ट्यूब, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक पर्सन को, क्लाइंट को, पेशेंट को एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली हुई है, वो कहां पे कि पेशेंट के स्टोमक तक पहुंची है या लंग्स में गई है, ट्रेकिया में है, माउथ में, उसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? सर इसमें ये मेथड भी काम में लेंगे, बी ऑप्शन भी काम में लेंगे, सी ऑप्शन भी काम में लेंगे, लेकिन वाइडली यूज्ड के ऊपर फोकस करना होगा। यदि हमने वाइडली यूज्ड के ऊपर फोकस नहीं किया तो हमारा आंसर गलत जाने वाला है। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन तो कौन सा आता है? एक्यूरेट, कंफर्म, करेक्ट प्लेसमेंट चेक करने के लिए एक्सरे करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा काम में लिया जाता है? सबसे ज्यादा तो काम में लिया जाता है सर सिरिंज लेते हैं 10 सीसी या 20 सीसी, उसमें एयर क्या करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं, किससे? एनजी ट्यूब से, और उसको पुश करते हैं, देन साउंड सुनते हैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप से, किसके ऊपर? पेट के ऊपर या स्टोमक के ऊपर, बेस ऑफ स्टोमक के ऊपर रखते हैं क्या? स्टेथोस्कोप, और साउंड सुनते हैं। तो ये होगा वाइडली यूज, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाला मेथड, ठीक है। बाई डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन बॉवल ऑफ वाटर, यस ये भी करते हैं कि एनजी ट्यूब का जो बाहर वाला, जैसे ये नोज से बाहर आ रही है, तो इस एंड पीस को हम पानी की कटोरी में डुबा के रखेंगे, इमर्ज कर देंगे। अब पानी की कटोरी में यदि बबल्स आ रहे हैं, पानी की कटोरी में यदि बबल्स आ रहे, बुलबुले आ रहे, इसका मतलब समझ जाना एनजी ट्यूब कहां पे पहुंच चुकी है? लंग्स में पहुंच चुकी है, इसलिए एयर का बबल्स आएगा। ये पॉइंट नहीं, ये यूज कम लेते हैं। पुशिंग सम एयर एंड अस्कल्टेटिंग, पुश करेंगे सम एयर, 10 सीसी सीरीज लेंगे, 20 सीसी सीरीज ले सकते हैं, उससे एयर को पुश करेंगे, देन अस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप से। ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला मेथड है, तो यहां पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन सर ये भी क्वेश्चन में काम में लेते हैं, और वहां पे एनजी ट्यूब प्लेसमेंट चेक करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड काम में लेने वाला मेथड तो वो है पुशिंग एयर एंड अस्कल्टेटिंग, ठीक है। सर एक्सरे हमने बहुत जगह पढ़ रखा है, एक्सरे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ रखा है जी। ये एक्सरे वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, लेकिन इसमें मैंने पहले ही लिख दिया आपके सामने। क्या क्या लिख दिया? मैंने लिखा एक्यूरेट करेक्ट प्लेसमेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला मेथड, ठीक है।
तो ये सभी जो सेकंड शिफ्ट थी रायपुर एमसी नर्सिंग ऑफिसर 2017, उसके सभी फंडामेंटल के एफओएन के क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ मेरा अनुभव ये कहता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे रहते हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन में से आप मान के चलो 70 से 80% क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, 20-30 जो परसेंट क्वेश्चन होते हैं वो नए बनते हैं, बाकी इन्हीं क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड किया करो, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।